हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। और आज हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि व्हाट इज़ ग्लोबल पॉलिटिक्स, किस तरीके की थ्योरीज़ हैं, किस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है ये क्या क्या डायमेंशंस को इन्वॉल्व करता है। और इसमें थोड़ा बहुत हम इंटरनेशनल रिलेशन की जर्नी को देखेंगे कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। तो एक बेसिक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे ताकि इंटरनेशनल रिलेशन की जो कॉम्प्लेक्स थ्योरीज़ हैं वो आपको समझ में आए, जैसे रियलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया। सो ये थ्योरीज़ एंड अप्रोचेस जो इंटरनेशनल रिलेशन में इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको समझ में आएंगे। तो आज हम एक बहुत बेसिक और सिंपल आइडिया लेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स का। ओके, सो लेक्चर को डिटेल में शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप वीडियोस देखते हैं और आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है अपने एग्ज़ाम्स में, तो वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं ना गाइस। इतना कंट्रीब्यूशन आप मुझे कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियोस में आप नीचे देखेंगे कि एक सुपर थैंक्स का फीचर्स इनेबल है। अगर आप चैनल को ग्रो करने पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं गाइस, तो यू मोस्ट वेलकम एंड इट विल मीन्स अ लॉट टू मी। आपका छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं इस चैनल को ग्रो करने में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव गाइस। तो शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल पॉलिटिक्स। सो ग्लोबल पॉलिटिक्स एक तरीके का, ग्लोबल पॉलिटिक्स को अगर आपको समझना है तो ये कोई आसान नहीं है कि दिस 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 एंड दिस। ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स, राइट, एंड द टॉपिक्स, डायमेंशंस। जो 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 स्टेट्स हैं इंटरनेशनल में, जो नेशन स्टेट्स हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या इंटरनेशनल सिस्टम में, उनके बिहेवियर को शेप करने पे अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ऐसे बहुत एक वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स है। नेशनल इंटरेस्ट हो गया, राइट। तो बहुत वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स है जो शेप करते हैं स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के बिहेवियर को। ओके, कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो जो नेशन स्टेट हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनका आपस में इंटरेक्शंस कैसे होगा, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। जैसे कि अभी एक एग्जांपल हम लें, यूएस एंड चाइना ट्रेड वॉर। आप सुन रहे होंगे कि यूएस की जो हेजेमनी है, जो डोमिनेंस है पूरी दुनिया में, वो कम हो रहा है और चाइना का इमर्जेंस हो रहा है। चाइना एक सुपर पावर बनने के रास्ते पर है। बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि भविष्य में जो यूएसए है उसको रिप्लेस करेगा चाइना एज अ सुपर पावर। ऊपर से बहुत सारे स्कॉलर्स का ये कहना है कि इंडिया इमर्ज कर रहा है एज अ पावरफुल नेशन स्टेट, और दुनिया भर के जो जियो पॉलिटिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसको शेप करने में इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। अभी हम 2023 पे G20 की मीटिंग है वो इंडिया में है। तो इस तरीके से हम जो अभी प्रेजेंट में सिचुएशंस देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्टेट एंड नॉन स्टेट के एक्टर्स के बिहेवियर को शेप करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ये इतना आसान नहीं है ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझना। सो टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल पॉलिटिक्स वी रिक्वायर्स मल्टी फैसेटेड अप्रोचेस। हमें बहुत सारे मल्टीपल अप्रोच की ज़रूरत होती है। हमें बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है बिटवीन डिफरेंट एक्टर्स एंड फैक्टर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, हम उसे समझ पाएँ। ओके, तो मेन पर्पस ऑफ द डिसिप्लिन जो IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशन एक डिसिप्लिन है। सो जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सारे डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट्स हैं अपने आप में। सो जो इंटरनेशनल रिलेशन या ग्लोबल पॉलिटिक्स एज अ डिसिप्लिन है, इसका मेन मकसद क्या था? ऐसी थ्योरीज़ को प्रपोज करना जिनकी हेल्प से हम वॉर को अवॉइड कर सकें, युद्ध को अवॉइड कर सकें और पीस को इस्टेब्लिश कर सकें। अब इसकी ज़रूरत कब पड़ी थी? जब आप देखेंगे कि जिस तरीके से दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो रहे थे, राइट,
और उसे अवॉइड करना था। तो जो आईआर की डिसिप्लिन है, जो सब्जेक्ट है, ये यंगेस्ट है, वन ऑफ द यंगेस्ट डिसिप्लिन कहा जाता है। तो क्या मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन की फर्स्ट चेयर कब और कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि जो ये डिसिप्लिन है बहुत ही यंगेस्ट डिसिप्लिन है, अभी बहुत ही हाल ही फिलहाल में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज़ कम्पेयर टू अदर डिसिप्लिन्स, राइट। तो ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन की फर्स्ट चेयर को कब और कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था। हमने ये देखा कि जब हम इसको पहली बार इस्टेब्लिश कर रहे थे तो हम मेन पर्पज़ यही था कि ऐसी थ्योरीज़ बनाना, जियोपॉलिटिक्स को समझना, राइट, कॉन्सेप्ट या फिनोमेनास को डिस्क्राइब करना, जैसे कि जो युद्ध है हम उनको अवॉइड कर पाएँ और हम दुनिया में पीस को इस्टेब्लिश कर सकें। ओके, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। तो क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या वो डायमेंशंस हैं जिन्हें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझना है तो बहुत सारे कंसेप्ट जैसे कि पावर एंड इन्फ्लुएंस के कंसेप्ट को आपको समझना होगा, राइट, क्योंकि जो पावर एंड इन्फ्लुएंस का कंसेप्ट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करने पे। जैसे प्रेजेंट में हम यूएस और चाइना का एग्जांपल ले रहे हैं, तो चाइना एक पावरफुल स्टेट के रूप में इमर्ज हो रहा है, चाहे इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री के रूप में भी दोनों, एंड टेक्नोलॉजिकली भी। तो ये जो पावर और इन्फ्लुएंस चाइना का हो रहा है, तो ये दुनिया के रिलेशन, ये जियोपॉलिटिक्स को शेप कर रहा है। अब यूएस को है कि उसकी हेजेमनी डिक्लाइन होगी, इंडिया को भी लग रहा है कि उसके नेबर स्टेट में चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है, असर्टिवनेस बढ़ रहा है, डोमिनेंस बढ़ रहा है इसके नेबरहुड में, तो इंडिया भी उसी हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो पावर और इन्फ्लुएंस सेंट्रल कंसेप्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, ओके, क्योंकि जो स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं दूसरे स्टेट्स को, ताकि अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। प्रेजेंट में आप देखेंगे कि इंडिया और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड डीप हो गई है। इसको हम नाम देते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड ऑल। आपने क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, क्वाड, ठीक है, उसमें इंडिया भी मेंबर है, इंडिया भी है और यूएस भी है, ठीक है। तो अभी जब हम इंडो पैसिफिक एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो यूएसए है उसने इंडिया को एक अपना डिफेंस पार्टनर कह सकते हो, स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में कंसीडर करते हैं जब इंडो पैसिफिक एरिया की बात आती है, क्योंकि यूएसए का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, चाइना को कंटेन करना, मतलब चाइना का जो डोमिनेंस बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसको मिनिमाइज करना या चाइना को सुपर पावर बनने नहीं देना, क्योंकि अगर चाइना सुपर पावर बनेगा तो वो किसके लिए थ्रेट बनेगा, यूएस के लिए थ्रेट बनेगा, यूएस को रिप्लेस करेगा फर्स्ट पोजीशन से। तो यूएस तो कभी नहीं चाहेगा कि चाइना आकर कल को मुझे मेरी फर्स्ट पोजीशन से रिप्लेस कर दे। तो जो ये पावर और इन्फ्लुएंस का गेम चल रहा है यहाँ पर, ये बिहेवियर को शेप कर रहा है। तो यूएस को चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी, आप विलिंगली अनविलिंगली कह सकते हैं आप, कि यूएसए को इंडिया के साथ अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ रही है। इसके पहले आप देखेंगे कि हमारा जो डीप या यू कैन से दैट ग्रेट पार्टनर के रूप में रसिया जाना जाता था। यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे, स्पेशली जब इंडिया ने न्यूक्लियर पावर को गेन किया था, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण, उसके बाद से तो हमारे रिलेशनशिप और भी वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गए थे यूएसए के साथ में, ओके। तो उस समय सिचुएशन अलग थी, अभी प्रेजेंट सिचुएशन अलग है। यूएसए का नेशनल इंटरेस्ट है चाइना को कंटेन करना, चाइना की हेजेमनी या डोमिनेंस को अंडर कंट्रोल रखना ताकि वो सुपर पावर ना बन सके, और इस प्रक्रिया में यूएसए को इंडिया का सपोर्ट चाहिए। तो ये यूएसए का नेशनल इंटरेस्ट है, तो यूएसए विल ट्राई कि इंडिया के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे हों। इंडिया का भी इसमें अपना नेशनल इंटरेस्ट है। इंडिया को क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, फाइनेंशियल फंड चाहिए, ताकि जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है हम उसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सके। इंडिया को टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि हम अपने यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकें। तो हर एक कंट्री के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और उस आधार पर हम दूसरे स्टेट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं,
ओके, सो पावर के कई सारे तरीके होते हैं, पावर के कई सारी डायमेंशंस होती हैं, स्वरूप होते हैं, मतलब कई सारे फॉर्म्स होते हैं। ओके, जैसे मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, कल्चरल पावर। कल्चरल पावर जैसे हम सॉफ्ट पावर कह सकते हैं। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ फॉर्म्स जो पावर के होते हैं और बहुत सारे माध्यम हैं। देयर इज़ अ रेंज ऑफ मीन्स जिसके माध्यम से हम इन जो पावर है उसको एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो डिप्लोमेसी के माध्यम से कर सकते हैं, कोहर्सन दबाव बनाकर, पर्सुएशन सामने वाले का बिहेवियर को चेंज करके, राइट। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पावर है उसके कई सारे स्वरूप हैं, फॉर्म हैं, और उसको पावर को एक्सरसाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप मिलिट्री का यूज़ कर सकते हो, आप इकोनॉमिक एड देकर उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जैसे इंडिया पे ये एलिगेशन, जैसे चाइना पे स्पेशली इस टाइम एलिगेशन लग रहा है कि चाइना अपनी जो इकोनॉमिक पावर है उसके माध्यम से दूसरी कंट्रीज़ को मतलब परसुएट करने, परसुएशन या कोहर्सन के रूप में यूज़ कर रहा है। जैसे इसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप। आपने एक नाम सुना होगा, डेब्ट ट्रैप। मतलब चाइना ने अपने आसपास जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको इकोनॉमिक एड दी, मतलब उन्हें एक तरीके से पैसे दिए, लोन दिए, और इस तरीके से वो कंट्रीज़ उस लोन के चक्रव्यूह में फंस गई हैं। अब वो जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका की स्थिति आप देख लें, तो श्रीलंका को इकोनॉमिक एड मिली चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा। अब श्रीलंका उस इकोनॉमिक एड, उस लोन को चुका नहीं पा रहा चाइना को, तो अब श्रीलंका को क्या करना पड़ेगा, चाइना के साथ अनफेयर डील करनी पड़ेगी कि आप अपना पोर्ट हमें दे दें, आपके यहाँ हम इंडस्ट्री लगाएंगे। तो इस तरीके से अनफेयर डील होगी, जो ज़्यादा एडवांटेज किसको दे रही होगी, चाइना के फेवर में दे रही होगी। सो ये डेब्ट ट्रैप का कंसेप्ट आजकल चलता है, आपने सुना होगा इसे, बहुत सारे न्यूज़पेपर में या डिबेट में सुना होगा इसे। तो ओवरऑल मतलब ये है कि पावर और जो इन्फ्लुएंस ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट होते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के। तो अगर हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझना है तो हमें पावर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, पावर के डिफरेंट फॉर्म्स को समझना होगा, राइट। और पावर किस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं नेशन स्टेट, हमें उसे भी समझना होगा। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने कल्चर को एक मीन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कल्चर, जो कल्चरल सुपीरियॉरिटी है वेस्टर्न वैल्यूज़ की, राइट, वो सारा आप देखेंगे आज पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। तो वो एक सॉफ्ट पावर होती है डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की, गेटिंग इट। तो पावर और इन्फ्लुएंस एक सेंट्रल कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट, अगर जियोपॉलिटिक्स को समझना है तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, और स्पेशली कोविड के टाइम पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा आपने, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। सो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। रोल कैसे प्ले करते हैं, बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक फोरम प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर स्टेट्स या जो कंट्रीज़ हैं डिफरेंट, ये आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं अपने एक्शंस को लेकर। उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना। कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या है, कॉमन प्रॉब्लम है पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे जिसके माध्यम से हम इस कॉमन प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। जैसे आपने UNCCC का कंसेप्ट सुना होगा, या यूनिप का नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज जो कन्वेंशंस है उसका नाम सुना होगा, जिसके माध्यम से आप देखेंगे हमारे COP की जो मीटिंग होती हैं, जैसे जहाँ पर हमने पेरिस एग्रीमेंट किया था, ये सारी चीज़ें। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक फोरम या यू कैन से दैट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर सारे नेशन स्टेट इकट्ठे आकर जो कॉमन समस्या है ह्यूमन काइंड की, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स, रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम्स, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम्स, ये सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। जैसे अगर आपको याद हो अगर आपने इंडो पाकिस्तान जो इंडस वाटर ट्रीटी सुना होगा,
इंडस वाटर ट्रीटी, मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में की गई थी, तो वाटर शेयरिंग को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इशू था। जो इंडस रिवर है राइट, और जो इंडस रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो अब इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए मतलब बेसिकली दोनों ने वर्ल्ड बैंक को चूज़ किया एज अ मीडिएटर, जहाँ से उनका ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ। तो ये किस रूप में हुआ था? इंडस वाटर ट्रीटी। मुझे बताइएगा कि किस ईयर में इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ओके, और इनके एक्शंस को कोऑर्डिनेट करना, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज को ही हमें फेस करना है, लड़ना है इससे, तो सभी कंट्रीज़ के एक्शंस को इकट्ठे मतलब कोऑर्डिनेट किया जाए। ऐसा नहीं कि यूएस अपने रास्ते पे चल रहा है, इंडिया अपने रास्ते पे चल रहा है, या रसिया अपने रास्ते पे चल रहा है। भाई जो टेररिज्म है फॉर एग्जांपल एक ग्लोबल समस्या है, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल प्रॉब्लम है। अब इसे सॉल्व करने के लिए सभी नेशन स्टेट का कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा ना, उनके एक्शंस में कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। तो आप देखेंगे कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जिसमें टारगेट रखे गए कि हाँ भाई हमें ये चीज़ों को इतने परसेंट हमें अपनी जो ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको कंट्रोल करना होगा, ये सारी चीज़ें। ओके, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको शेप करने पे हेल्प करते हैं ये। इंटरनेशनल लॉ बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर। अब इंटरनेशनल लॉ अगर नहीं होंगे तो सारे स्टेट अपनी मनमर्जी करेंगे, और अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम पे पीस बनाना है, हार्मनी बनाना है, तो हमें इनके रेगुलेशन को जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करना पड़ेगा। आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से। सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया। तो इंडिया एज अ कंट्री एक सोसाइटी है, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है इंडियंस की फॉर एग्जांपल। तो अगर हम इंडिया में अपने देश में पीस और हार्मनी चाहते हैं तो हमें कुछ लॉ बनाने पड़ेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, हमें पुलिस सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो इन लॉ एंड रूल्स को एग्जीक्यूट करे, राइट। जो ऑफेंडर्स हैं उनको पनिशमेंट दे। एक कोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा जो बेसिकली इन ऑफेंस का शिकार होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, उन्हें जस्टिस मिल सके। तो एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, बहुत सारे, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर लॉ हो, चाहे वो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए लॉ हो, तो पूरा एक लीगल सिस्टम है। ओके, तो इसी तरीके से अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशन पे, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, और इस पूरे सिस्टम में हमें पीस और हार्मनी लाना है, तो हमें जो डिफरेंट ये स्टेट्स हैं इनके बिहेवियर को रेगुलेट करना होगा ना। नहीं तो फिर पावरफुल जो स्टेट हैं वो डोमिनेंस करेंगे और अपनी मनमर्जी करेंगे, जो पुअर स्टेट हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। तो ऐसे तो पीस एंड हार्मनी आएगी नहीं। तो इंटरनेशनल लॉ लाना पड़ेगा जिससे कि इनके बिहेवियर को हम रेगुलेट कर सकें। और जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं दे इंक्लूड बेसिकली द वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हों, चाहे वो ट्रेड के इश्यूज़ हों, राइट, चाहे वो यूज़ ऑफ फोर्स हो कि आप किस स्थिति में दूसरे नेशन स्टेट के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक नेशन स्टेट इंडिया कभी भी पाकिस्तान पे अटैक कर दे या पाकिस्तान कभी इंडिया पे कर दे, ऐसा नहीं चलेगा ना। कुछ रेगुलेशंस होते हैं, अगर ये ऐसा करते हैं फॉर एग्जांपल तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं वो भी लेने पड़ेंगे। हाँ, बट इनके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या कर सकते हैं हम कि इतने सारे इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होने के बावजूद भी प्रेजेंट में जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, कोई भी इंटरनेशनल लॉ, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ना तो इवन UN जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है वो इसको रोक पाया, इस कॉन्फ्लिक्ट को। और अभी तक हम इस कॉन्फ्लिक्ट जो रसिया यूक्रेन जो ऑनगोइंग स्ट्रगल चल रहा है
या क्राइसिस चल रही है, इसको रिजॉल्व नहीं कर पाया गया पीसफुल तरीके से, तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या फेल्योर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहेंगे, फेल्योर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहेंगे? भाई फिर हमने इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस दिन के लिए बनाया है? इसी दिन के लिए ना, कि रसिया और यूक्रेन क्राइसिस जैसी चीज़ें ना हो पाएँ। तो ये इस तरीके से फिर एक क्वेश्चन खड़ा करता है, डाउट खड़ा करता है कि वाकई इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव हैं क्या, इनका रोल क्या है। और जिस हिसाब से कोविड-19 के दौरान जब आप देखेंगे कि WHO पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे जिस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए थे, तो ये उस पर क्वेश्चन खड़ा करता है कि जो फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा था। कोविड-19 जैसी महामारी, पैंडमिक पूरी दुनिया में फैल गई, बहुत सारा लॉस हुआ लोगों को, तो ये फिर WHO क्या कर रहा था बैठकर, और क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया गया? ओके, तो ये सारे डाउट्स भी खड़ा करते हैं, एक डिबेट का इशू हो जाता है कि जो इंटरनेशनल लॉ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी रेलेवेंस क्या है, ये सारी चीज़ें। देन ग्लोबलाइजेशन एक फिनोमेना है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। सो ग्लोबलाइजेशन की बेसिक मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज़ या मार्केट। इंटीग्रेशन कैसे? जैसे कि ये एक वर्ल्ड सिस्टम है, ओके, ये एक वर्ल्ड सिस्टम है, डिफरेंट नेशन स्टेट हो गए ये। तो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस से क्या हुआ, ये जो डिफरेंट नेशन स्टेट हैं, इनकी मार्केट्स इंटीग्रेट हो गई, कनेक्टेड हो गई। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। ए बी के इसके साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है, इसके साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है, इसके साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये एक इंटरकनेक्टेडनेस या कॉम्प्लिकेटेड इंटरैक्शन एक सिस्टम बन गया विद आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन फिनोमेना। और यहाँ पे न्यू फॉर्म ऑफ ट्रांसनेशनल गवर्नेंस इस्टेब्लिश हो गया। इसके पहले नेशनल लेवल पर गवर्नेंस चल रही थी। मान लीजिए जो स्टेट ए है वो अपनी नेशनल गवर्नेंस करेगा, अपनी कंट्री के अंदर लॉज एंड रेगुलेशन बनाएगा। ग्लोबलाइजेशन के बाद ये जो नेशनल बाउंड्रीज़ हैं वो थोड़ी डाइल्यूट हो गई, राइट, और पूरी दुनिया एक तरीके से एक सिंगल ग्लोबल विलेज के रूप में बन गई। अब ग्लोबलाइजेशन हैपन्स बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फैक्टर्स। आप ग्लोबलाइजेशन का मेरा वीडियो देख सकते हैं, उस पर आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ग्लोबलाइजेशन एक फिनोमेना है जिसने जो दुनिया भर के नेशन स्टेट हैं उनकी मार्केट्स को इंटरकनेक्ट कर दिया। जब ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस हुई तो नए तरीके के चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ उभर कर आती हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जैसे कि स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़, कोविड-19 का एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइज ऑफ द ग्लोबल टेररिज्म, द ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। सो पॉजिटिव एंड निगेटिव, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुली हैं। अब आपके पास आफ्टर ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटी है कि आप USA में जाकर अपनी पढ़ाई कर सकें, आप UK में कर सकें, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कर सकें, बहुत ईजी हो गया है मोमेंट। या आप इंडिया में रहते रहते UK में या USA में अपना बिजनेस रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल स्पेस या डिजिटल इकोनॉमी, इस तरीके से। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल यही लेक्चर है, मैं इसे यूट्यूब में अपलोड कर रही हूँ, तो इसे कोई भी देख सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई अमेरिकन भी कर सकता है, इंडियन भी कर सकता है। आजकल हम इंडियंस बहुत सारे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ या UK की यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स देख पाते हैं। अगर ये डिजिटल स्पेस नहीं होता तो हम एक्चुअली में तो वहाँ नहीं जाकर पढ़ सकते थे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर किसी को एक्सेसिबल भी नहीं है, बट अभी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है ये। बट इसके चैलेंजेस भी हैं, राइट, जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे इकोनॉमिक फ्रॉड होते हैं, राइट, बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी उभर कर आए हैं। तो ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है इसके कंसेप्ट को और कॉम्प्लेक्स बना देता है, और ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है ये हमें समझने में हेल्प करेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स को। देन बहुत सारे डोमिनेंट थ्योरेटिकल अप्रोच हैं टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल पॉलिटिक्स, जैसे कि रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। रियलिज्म, देखो इसको मैं तीनों को पहले बेसिक मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। रियलिज्म जो एक डोमिनेंट थ्योरेटिकल अप्रोच है ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने के लिए, तो रियलिज्म में बेसिकली इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो पावर है या सेल्फ इंटरेस्ट, जिसे आप नेशनल इंटरेस्ट कह सकते हो,
वो शेप करते हैं स्टेट के बिहेवियर को। मतलब स्टेट किस आधार पर इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, कि वो उनकी पावर कितनी है या उनके नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं। ये रियलिज्म है, ये हकीकत है। ओके, किसे पावर और नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे इंटरैक्शन का। दूसरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म, जो इस बात पर जोर देता है कि इंटरनेशनल सिस्टम पे जो स्टेट के बीच में इंटरैक्शन होता है वो सिर्फ पावर और नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर ही केवल नहीं होता है। ठीक है, पावर और सेल्फ इंटरेस्ट मैटर करते होंगे, बट देयर आर वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स जो मैटर करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे इंटरैक्शंस के लिए। सो इंटरनेशनल सिस्टम पे सिर्फ कंपटीशन नहीं है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के, यहाँ पर कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगा। डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट इंटरनेशनल लॉज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म, एक थ्योरेटिकल अप्रोच ग्लोबल पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो इस बात पर जोर देता है कि जो आइडियाज़ एंड नॉर्म्स है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है बिहेवियर को शेप करने पे। तो इसीलिए डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो इस तरीके के आइडियाज़ एंड नॉर्म्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसे पॉपुलर बनाते हैं, जिससे कि वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सके। ये कंस्ट्रक्टिविज्म अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर बनाऊंगी, आपको बहुत मजा आएगा ये वाला जियोपॉलिटिक्स थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ने के बाद। तो जो थ्योरेटिकल अप्रोच हैं ये टाइम टू टाइम डेवलप हुए हैं। डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट तरीके से अपने टाइम पीरियड में सिचुएशंस को डिस्क्राइब किया है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आप पॉलिटिक्स के जो रूट्स हैं हम उनको ट्रेस करें तो ग्रीक सिटी स्टेट्स आपने सुना होगा। अगर आपने प्लेटो और एरिस्टोटल का नाम सुना है तो ग्रीक सिटी स्टेट नाम ज़रूर सुना होगा, जहाँ पे एथेंस एंड स्पार्टा का वॉर होता है, राइट। और जब स्पार्टा जीत जाता है, एथेंस हार जाता है, तो प्लेटो का मेन मकसद होता है कि एथेंस क्यों हारा, एथेंस की ग्लोरी को रीस्टैब्लिश किया जाए। इसके लिए वो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट देते हैं। सो 30 ईयर वॉर बेसिकली जो चल रहा था डिफरेंट जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उनके बीच में, ये 30 ईयर वॉर जिसके थ्रू बहुत सारा डिवास्टेशन देखने को मिला। 30 ईयर वॉर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अगर कभी कहेंगे तो मैं कोशिश करूँगी इस कंसेप्ट पर भी एक सेपरेट वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाना चाह रही थी 30 ईयर वॉर को। हाँ, सो जो होली रोमन अम्पायर था बेसिकली उसको मेन ये था कि वो जो यूरोप में वॉर चल रहा था वहाँ पे वो अपना डोमिनेंस को रीस्टैब्लिश करे और कैथोलिक फेथ को रीस्टैब्लिश करे। फिर ये जो 30 ईयर वॉर जो चला था ये फाइनली एंड होता है वेस्टफैलियन ट्रिटी से। वेस्टफैलियन ट्रिटी 1648 में की गई थी, जहाँ से कॉन्सेप्ट आता है नेशन स्टेट का, राइट, सवरैनिटी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से शुरुआत होती है वेस्टफैलियन वर्ल्ड ऑर्डर की। वेस्टफैलियन वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड है 2 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पर। पहला है नेशन स्टेट का प्रिंसिपल्स, दूसरा है सवरैनिटी का। सो नेशन स्टेट मतलब जो किंग होगा, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी वो सुपीरियर होगी, वो डिसीजंस लेगी, और हर एक नेशन स्टेट की अपनी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है तो दूसरे नेशन स्टेट को इस टेरिटोरियल बाउंड्री की रिस्पेक्ट करनी होगी। ओके, तो वेस्टफैलियन ऑर्डर जो था उसको जियोपॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में नाम दिया जाता है बिलियर्ड बॉल्स का। यह बिलियर्ड बॉल मॉडल, मतलब बिलियर्ड बॉल जो बॉल्स एक गेम होता है आपने देखा होगा जहाँ पे ये जो बॉल्स है वो कोलाइड करती रहती हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये कंसेप्ट क्या था, स्टेट सेंट्रिक जियोपॉलिटिक्स कंसेप्ट था, यूरो सेंट्रिक था, मतलब यूरोप के जो पॉलिटिक्स थी उस पर बेस्ड था वेस्टफैलियन वर्ल्ड ऑर्डर। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि यहाँ पे ना सिक्योरिटी फिक्स्ड नहीं थी किसी की भी, यहाँ पे सिक्योरिटी डिलेमा था। कौन सी बॉल कब किस पर जाकर कोलाइड कर जाए आपको नहीं पता ना, तो सिचुएशन वाज अनसर्टेन। तो सिक्योरिटी डिलेमा था यहाँ पर, मतलब जो देश थे, जो नेशनल स्टेट थे, वो अपने आप को कम्प्लीटली सिक्योर फील नहीं कर रहे थे। जब कम्प्लीटली सिक्योर फील नहीं करेंगे तो वो हमेशा कंपटीशन में रहेंगे कि मैं आसपास वालों से ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँ
ताकि सामने वाला मेरे पे अटैक ना करे। तो ये वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर कह सकते हैं आप। बाद में आप देखेंगे कि जब ये इतना फ्रूटफुल नहीं रहता है, हम एक तरीके से पीस इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, वॉर को अवॉइड नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है, तो फिर एक नया अप्रोच आता है, एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच आता है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का, इन द प्लेस ऑफ वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ पर बात की जाएगी कोऑपरेशन की, कि जो डिफरेंट नेशन स्टेट हैं ये आपस में कोऑपरेट करें कलेक्टिव सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए। मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो ये सिक्योरिटी डिलेमा है ना, हम इसे ख़त्म कर सकें। और यहाँ पर बात अब इस कलेक्टिव सिक्योरिटी को हम कैसे अचीव करेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे, जैसे लीग ऑफ नेशन को सेटअप किया गया था। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लीग ऑफ नेशन जो स्टेट है ये कब इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद से आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद था, उसमें आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए, यूनाइटेड नेशन स्टेट इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था उसको चैलेंज मिला आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कम्युनिस्ट वर्ल्ड या नैम कंट्रीज़ के द्वारा। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्रीज़ थी, ये कह रही थी कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का एक अपना ग्रुप बनाएंगे जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान पे रखेगा। कोल्ड वॉर के टाइम पे रियलिस्ट व्यू डोमिनेट होता है, जहाँ पर पावर या यू कैन से दैट जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हावी हो जाते हैं। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर यूनिपोलर वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा, यूएस की हेजेमनी देखने को मिलेगी, यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाता है। फिर इसके बाद प्रेजेंट टाइम पे आप देखेंगे कि जो प्रेजेंट टाइम है जहाँ पे चाइना का इमर्जेंस हो रहा है, इंडिया का इमर्जेंस हो रहा है, ब्रिक्स नेशन का ओवरऑल इमर्जेंस हो रहा है, यूएस की हेजेमनी थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो रही है। तो एक्सपर्ट इसे कहते हैं कोब वेब मॉडल। मतलब अभी मल्टीपल एक्टर्स हैं, कोई सिंगल एक्टर नहीं है, मल्टीपल एक्टर हैं, मल्टीपल गेटवेज हैं इंटरेक्शन के। सिर्फ अब पॉलिटिकल डायमेंशन नहीं बचा है इंटरेक्शन का, कल्चरल डायमेंशन भी है, सोशल डायमेंशन भी है, राइट, इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है। सो लॉट्स ऑफ मल्टीपल गेटवेज हियर टू इंटरैक्ट अमंग दी स्टेट। सो अभी क्या है, जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो स्टेट इंटरैक्ट कर रहे हैं ये कॉम्प्लिकेटेड है, जो नेचर ऑफ इंटरैक्शन है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड है, मोर कॉम्प्लेक्स है। अभी मल्टीपल एक्टर्स हैं, स्टेट मतलब नेशन स्टेट भी हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स एमएनसीज, एनजीओज, सिविल सोसाइटीज़, ये भी इंटरैक्ट कर रहे हैं दुनिया भर में। तो इसे बोला जाता है कोब वेब मॉडल। सो जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर है इसको बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि दिस इज़ अ पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर 2000 बेसिकली 1, जहाँ पर इसके बाद देखेंगे धीरे धीरे अभी रिसेंट में स्पेशली जहाँ पर यूएसए ने क्या किया, अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर लिया अपने आप को, ठीक है, बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ से या इंस्टीट्यूशन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। और उधर दूसरी तरफ चाइना का इमर्जेंस होता जा रहा है। तो लोग इसे कह रहे हैं कि पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर पे हम रह रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज ऑफ द वेस्ट, ये इसे इस तरीके से प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन किया जा रहा है। तो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर पे मैंने एक डिटेल पे वीडियो बनाया है, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं इसे और डीप में समझने के लिए। तो ये कुछ ग्लोबल पॉलिटिक्स है, हम जिसे समझना चाह रहे थे आज। तो हमने बहुत सारे डायमेंशन पे रफली बात करी है कि क्या चलता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और इन सारे कॉन्सेप्ट को, थ्योरेटिकल अप्रोच को हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे स्कॉलर्स के जो थ्योरीज़ हैं हम उनको लेंगे यहाँ पर। तो आई होप कि ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या है ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा कि हमें इसमें क्या पढ़ना होता है, क्या समझना होता है। गेटिंग इट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स की मैं पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगी, एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगी जहां पर मैं इससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स होंगे उस पर लेक्चर क्रिएट कर कर इस पर मैं अपलोड करूंगी। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करना। And thank you so much for all the love and support guys. Please do subscribe my channel and share with your friends, like the video and please comment me below कि आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हो अगर आपके कोई डाउट है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई देने की, बट हाँ ऐसा भी नहीं कि मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूँगी। जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं उसे देखूँगी और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आप मुझे डीएम करिएगा
और अगर वो जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड यस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।